सबसे पहले तो एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो किस चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है ये? मानव। किसके एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है? इंसानों के एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है, एनिमल्स की बात नहीं कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन तो एनिमल्स के साथ भी होता है, ठीक है, उनका भी शोषण होता है ना कई बार। ये आर्टिकल किससे डील करता है? सिर्फ और सिर्फ इंसानों से डील करता है, ठीक है। शोषण की अगर हम बात करें तो किसी इंडिविजुअल की मर्जी के खिलाफ उसके अगेंस्ट जो काम होते हैं, हो सकता है उससे उसकी मर्जी के खिलाफ आप बलात् श्रम करवा रहे हो। अंग्रेजी में इसको फोर्स्ड लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलात् मतलब बाल नहीं है, ये इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं। बलपूर्वक, जबरदस्ती, बलपूर्वक आप किसी से काम करा रहे हो, आप किसी से बेगारी करा रहे हो। बेगारी का मतलब होता है बिना वेतन के काम करवाना, बिना पैसे के लोगों से क्या करना? काम करना, विदाउट पेमेंट, ठीक है, काम करवा लेना। इसको क्या बोलते हैं? आप बेगारी करवा रहे हैं। आप किसी को बंधुआ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बंधुआ मजदूरी या बाउंडेड लेबर जिसे बोलते हैं। आप किसी को दास बना रहे हैं। खैर ये दास शब्द संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, बंधुआ वर्ड जरूर लिखा है। कौन सा वर्ड नहीं लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दास शब्द को अलग से उन्होंने लिखा है, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने वहाँ पे स्लेवरी को ख़त्म किया, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनको मार दिया, क्योंकि जो बड़े बड़े अमीर उद्योगपति थे वो इसलिए ज़्यादा अच्छे से चल पा रहे थे क्योंकि फ्री में लोगों से वो काम करा रहे थे। अब स्लेवरी इलीगल हो गया, सबको पैसे देने पड़े, तो वो लोग किससे नाराज़ हो गए। और वर्ल्ड वाइड लेवल पर स्लेवरी को ख़त्म करने का जो क्रेडिट है वो अब्राहम लिंकन को ही दिया जाता है, ठीक है। इंडिया में भी ये सारी चीज़ें थी, बिफोर द इंडिपेंडेंस भी थी और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी थी। तो जो हमारे संविधान के लेखक या संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल एनालाइज किया और उन्होंने बोला कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही, एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है कि वो कुछ भी काम करे तो अपनी मर्जी से करे, किसी के दबाव में ना करे, किसी को भी बेगारी के लिए बाउंड ना किया जाए। काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, क्यों ऐसा करेंगे? किसी को कर्ज दिया है, ठीक है, तो अब उससे काम करवा लिया 1, 2, 4 महीने और बोला कि उसी कर्ज में से कट जाएंगे तुम्हारे पैसे, ये सब बेगारी में आएगा, ठीक है। ये किसी के रिसोर्सेस यूज़ कर लिए और मना कर दिया कि नहीं देंगे, तो ये सब क्या कहलाता है? बेगारी। बंधुआ बना लिया, ठीक है, या फिर स्लेव, ठीक है। ये स्लेवरी तो बहुत ही पुराने समय से मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में दास प्रथा बहुत प्रचलित हुआ करती थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा 1,80,000 दास थे। अलग से डिपार्टमेंट ही था दीवाने बंदगान दासों के लिए। गुलाम वंश की स्थापना ही दासों ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद दास था। तो बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन जब संविधान लिखा गया तो वहाँ पे ये चीज़ को कंसिडर किया गया कि ये सब जो प्रैक्टिस है जो किसी ह्यूमन को ह्यूमन ही नहीं रहने देती है ना, उसको एक वस्तु की तरह ट्रीट करती हैं, ये अब फर्दर नहीं चलेगा, आगे इसको नहीं चलाना है। इसके लिए हमें कुछ आर्टिकल्स चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 23 डाला गया, जिसमें बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार, इसी के अंतर्गत मानवों का व्यापार होता है। मतलब जैसे हम वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, वैसे इंसानों की खरीद और बिक्री होती है। बच्चों को खरीदा बेचा जाता है, ठीक है, बच्चे, इनमें स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड, ठीक है। कौन सी चाइल्ड? प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है अंगों के लिए, ऑर्गन के लिए, ठीक है। वेरियस ह्यूमन ऑर्गन्स को क्या किया जाता है? किसी को लीवर, किसी को कुछ की ज़रूरत है, इस तरह से उनकी ट्रैफिकिंग होती है। फिर काम कराने के लिए तो ऑफ कोर्स होती ही होती है। तो मानव का जो व्यापार है इन डिफरेंट ग्राउंड, वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये जो दोनों बातें हैं ये डील करता है आर्टिकल नंबर 23। कौन सा आर्टिकल डील करता है? लेकिन आर्टिकल 23 अपने आप में कुछ नहीं कर सकता,
आर्टिकल 23 को इन्फोर्स कराना पड़ेगा पार्लियामेंट को। किसको इन्फोर्स कराना पड़ेगा? संसद को। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 23 तो सिर्फ ये बात कर सकता है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा। आर्टिकल 23 किसकी गारंटी देता है? कि स्टेट ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे फोर्स लेबर का कोई संकेत मिले, या जिससे बेगारी का कोई संकेत मिले, या जिससे स्लेवरी हो या बंधुआ हो। ऐसा राज्य मतलब सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी। सरकार ऐसा भी कोई काम नहीं करेगी जो कि मानव व्यापार है ना, या मानव का दुर्व्यापार को दर्शाता। तो ये आर्टिकल बोल रहा है सरकार की गारंटी तो ये दे रहेगी, सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्या इस बात की गारंटी है कि कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं करेगा? आप हम में से कोई ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, कि हमारा बिजनेस ही है कि हम लोगों को बंधुआ बना के और दूसरे लोगों को बेचते हैं, तो इंडिविजुअल तो कर सकता है ना। तो ये आर्टिकल 23 अपने आप में इनकम्प्लीट है। किसके बिना? विदाउट द इन्फोर्समेंट बाय द पार्लियामेंट। संसद इसको इन्फोर्स कराती है, संसद इसको लागू कराती है। कैसे लागू कराती है? विभिन्न अधिनियम बनाकर। आपने कई बार पढ़ा होगा बंधुआ मजदूरी अधिनियम ये, ठीक है, मानव दुर्व्यापार अधिनियम संख्या ये, दासी प्रथा या देवदासी उन्मूलन अधिनियम ये। इसमें देवदासी भी आएगा। कौन सा सिस्टम आएगा? देवदासी बनाना। ये भी एक बाउंडेड ही है। दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा का बड़ा प्रचलन था। विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा थी। चोल एम्पायर में आप देवदासी पढ़ते हैं। ठीक है, घर की बच्चियों को, छोटी बच्चियों को मंदिरों में डोनेट कर दिया जाता था, दान दे दिया जाता था। ठीक है, वहीं पर वो बड़ी होती थी और मंदिरों में इनिशियल लेवल पर इसका जो बहुत ही प्योर मीनिंग था कि उन्होंने अपनी लाइफ गॉड की सर्विस में डेडिकेट कर दी, भगवान की सेवा कर रही हैं। वहीं पर गाना, डांस ये सब सीखा जाता था और पूरी उनकी लाइफ मंदिर के लिए डेडिकेटेड है। मैरिज वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। बाद में ये क्या हुआ, जो देवदासियाँ थी लोग उनका शोषण करने लगे, फिजिकली उनको अब्यूज़ करने लगे, और वो जो चूँकि क्वांटिटी बहुत हो गई लड़कियों की, तो वो धीरे धीरे प्रोस्टिट्यूशन हाउस बनने लगे। मतलब टेम्पल जहाँ पे प्योरिटी की बात होती है वहाँ पे क्या होने लगा, जनरली राजा महाराजाओं के संरक्षण में मंदिर हुआ करते थे, तो राजा महाराजाओं के मंत्री और ये महिलाओं को क्या करने लगे, शारीरिक उनका शोषण भी करने लगे। तो ये देवदासी प्रथा जिस उद्देश्य से शुरू हुई थी वो उद्देश्य दूषित हो चुका था, इसलिए इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। दक्षिण भारत में थी तो ऑफकोर्स वहीं पर अधिनियम बनाए, पूरे भारत के लिए तो नहीं बनेंगे। तो ये भी क्या आएगा, ये मानव के साथ दुर्व्यवहार के अंतर्गत ये भी आएगा। क्लियर हो गया? तो क्या करेगी, संसद एक्ट बनाएगी और वो जो प्रैक्टिस है उसको खत्म करेगी। और जैसे ही एक्ट बन गया, वो एक्ट मानवों को संरक्षण देगा, राज्य के विरुद्ध भी और हर एक इंडिविजुअल के विरुद्ध भी। आर्टिकल 23 सिर्फ किसके खिलाफ संरक्षण दे रहा है हम लोगों को? सिर्फ राज्य की, कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगी, कोई बिल नहीं बनाएगी, कोई योजना बनाएगी जिससे ऐसा लगे। लेकिन कई इंसान तो ऐसा करते हैं, कई इंसान मानव का दुर्व्यापार करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को वो भीख मंगवाते हैं उठा के। बच्चे चोरी होना कितनी बहुत ही सामान्य बात है भारत के अंदर, ठीक है, टारगेट करते हैं और बच्चों को उठा के ले जाते हैं, अलग अलग रीजन में भेज देते हैं। बच्चे, उनको पता ही नहीं है, उनके माँ बाप का नाम तक नहीं पता, खुद के ही नाम नहीं पता छोटे बच्चों को, और उनको तो ये सब राज्य तो नहीं कर रही है, कौन कर रहा है? कोई समाज में से कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को दंड कौन देगा? तो संसद उस दंड के लिए क्या बनाएगी, वेरियस, और कई सारे एक्ट बने हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, अभी हम लिखेंगे, ठीक है। और वो सारी की सारी चीज़ें हमें आर्टिकल 22 के अंतर्गत मिलती हैं। आर्टिकल 22 को और पावरफुल कौन बना देती है? संसद, पर्टिकुलर मैटर पे क्या बना के, अधिनियम बना के। और जब भी कोई अधिनियम आ जाइए, जब भी कोई अधिनियम वगैरह बनता है तो डिटेल में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। वहाँ पर पढ़ा है ना, कुछ एक्ट पढ़े हैं अभी तक आपने, ठीक है। इससे पहले जो है बीपीएससी होती थी 19 तक, उसमें SC ST, सिविल राइट और ह्यूमन राइट 3 एक्ट थे। तो वो एक्ट जब पढ़ोगे तो अलग ही समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले उसका स्टार्टिंग क्या है, डेट है, दिन भी है, फिर राष्ट्रपति ने कब साइन करे, फिर अलग अलग धाराएं हैं कि 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, 3 में क्या लिखा है,
पनिशमेंट कितना होगा, फाइन कितना होगा, सब चीज़ प्रॉपर तरीके से कहाँ लिखी जाती है, एक्ट के अंदर। और फिर वो एक्ट लोगों को क्या करता है, दंड देता है। तो जिस तरह से आर्टिकल 17 था कि आर्टिकल 17 है तो अनटचेबिलिटी, लेकिन उसको इन्फोर्स कौन करा रहा था, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 या SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989, उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 23 को भी इन्फोर्स कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, संसद। संसद अधिनियम बनाएगी और राज्य के खिलाफ भी, और हर एक आम नागरिक अगर वो इन सब काम में इन्वॉल्व है, बंधुआ बना रहा है, लोगों को बेच रहा है, तो उनके खिलाफ भी क्या होगा, केस। और काफ़ी बहुत ही हीनियस क्राइम माना जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, एक बार आप अंदर चले गए तो फिर आप समझ लीजिए कि गायब ही हो गया, है ना, इतने हैवी चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो इंसान, चूँकि हम आर्टिकल 21 पढ़ चुके हैं, लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे तो लाइफ और लिबर्टी दोनों ही छिन रही है। ठीक है, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे कई बड़े लोग हैं, उनको भी क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं, तो उनको फोर्सफुली काम कराते हैं कुछ। तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 23 में अलाउ नहीं है, इन सब चीज़ों का निषेध है अंडर द आर्टिकल नंबर 23। समझ में आ गया, आर्टिकल नंबर 23 सबकी बात कर रहा है, जबकि आर्टिकल 24 सिर्फ बच्चों की बात करता है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि जो खतरनाक कारखाने हैं, ठीक है, जो खतरनाक फैक्ट्रीज है जहाँ पे केमिकल्स बन रहे हैं, या जहाँ पे क्रैकर्स बन रहे हैं, या जहाँ पे कुछ बॉम्ब, तो इस तरह की फैक्ट्री में छोटे बच्चे, स्पेसिफिकली 14 साल से कम बच्चों की काम करने का पूर्ण निषेध है। क्या है, पूर्ण निषेध। यही क्वेश्चन आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा था कि आर्टिकल 24 में जो बच्चों का निषेध है वो कैसा है, पूर्ण है या युक्ति युक्त है या आंशिक है। ठीक है, तो कैसा है, पूर्ण निषेध। क्योंकि किसी भी कंडीशन में आप, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लाइफ, आर्टिकल 21। तो आपको कितनी भी ज़रूरत है पैसे की, आप ऐसी एटलीस्ट ऐसी फैक्ट्री में तो काम नहीं करोगे जहाँ पे पता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए वो हार्मफुल है। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 23 और 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार देते हैं। ठीक है, शोषण, जिस भी तरह से इंसान का शोषण हो रहा है, चाहे मानसिक शोषण हो, चाहे आर्थिक शोषण हो या शारीरिक शोषण हो, कौन सा आर्टिकल हमें प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल नंबर 23, और स्पेसिफिकली इन द केसेस ऑफ चाइल्ड आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, दोनों को इन्फोर्स कराने के लिए संसद एक्ट बनाती है। उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने की जो अकाउंटेबिलिटी है वो राज्यों की होती है, जैसे MP, UP ये, और हर राज्य में ये समस्या अलग अलग। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे फोर्स लेबर के काफ़ी सारे क्या है, आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई जगह है जहाँ पे बच्चों से जो हार्मफुल फैक्ट्रीज है वहाँ पे काम कराया जाता है। स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या होता है, बच्चे काम करते हैं। ठीक है, जो सामान्य फैक्ट्री हैं वहाँ पे कर सकते हैं, कुछ युक्त निर्बंधन है वहाँ पे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मान लीजिए टॉय फैक्ट्रीज हैं, अब छोटे बच्चे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो चूँकि हार्मफुल नहीं है। ठीक है, इवन सबसे ज़्यादा इंडिया में एक आश्चर्य की बात यह है कि आर्टिकल 24 के अंदर हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं या चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है हाउस होल्ड या डोमेस्टिक वर्क में लगे हुए हैं। किस काम में लगे हुए हैं, घरेलू काम में लगी हुई। हमारे देश में लगभग 60% जनसंख्या कृषि करती है। क्या करती है, अभी जब भारत आज़ाद हुआ था लगभग 75% लोग एग्रीकल्चर करते थे। कितना, 75% से ज़्यादा लोग सिर्फ कृषि करते थे। अभी कितना है वो रेशियो, लगभग कम हुआ है, इतने % लोग एग्रीकल्चर करते हैं। और एग्रीकल्चर वर्क में सबसे ज़्यादा परिवार के साथ छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे 8, 10, 11 साल के हुए बच्चे पूरा एग्रीकल्चर का सारा काम, जानवरों को संभालना है या जो फसल कट के आई है उसको ढोना है। इवन इस ड्यूरिंग जब फसल कटाई होती है तो स्कूल में अटेंडेंस भी कम हो जाती है बच्चों की। क्या हो जाती है,
क्यों? क्योंकि वो अपना घर वाले ने बोल दिया अभी 15 दिन स्कूल मत जाना, कटाई हो रही है, चलो इधर काम में लग जाओ, बच्चे लग जाते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक वर्क अलाउ है, घरेलू काम। घर में कोई दुकान है छोटी मोटी और बच्चे उसमें बैठ जाते हैं, ठीक है, एक घर में चाय की और इन सब चीज़ों की दुकान है तो बच्चे सर्व करते हैं, तो वो डोमेस्टिकेशन। अगर आपके खुद के ही बच्चे हैं और वो काम कर रहे हैं तो वो सब लाओ, ठीक है। लेकिन कहीं और प्रोफेशन की तरह वर्क करना ये अलाउ। तो वो आर्टिकल 24 लिखता है खतरनाक उद्योग, ठीक है। अब ये डोमेस्टिक वर्क तो खतरनाक नहीं है, गेहूँ उठा के रखने से तो कुछ केमिकल उसकी बॉडी में नहीं जाएंगे कि चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब उसको अलाउ है। तो एक बहुत बड़ी भारतीय शिक्षा की कई समस्या है, उनमें एक समस्या ये भी है, ठीक है, कि कृषि कार्यों में छोटे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट और उनको पढ़ने से ज़्यादा इधर मज़ा आता है, ठीक है। तो जब अंग्रेज भारत आए थे और उनको इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा था, टोटली आश्रम बेस्ड शिक्षा पद्धति थी, ठीक है। पढ़ाई के लिए कैटेगरी वाइज राइट थे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों बहुत ही सुपीरियर क्लास मानी जाती थी। फिर थर्ड नंबर पर वैश्य को भी कंसीडर करते थे। शूद्र और महिलाएं, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको घर में रहना था और ये जो काम करते थे उसको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उस समय के लोगों का मानना था, ठीक है। तो सभी लोगों को राइट टू एजुकेशन नहीं था। एजुकेशन भी कहाँ मिलती थी? खेतों में, कहीं दूर जंगलों में आश्रम बना है, वहाँ जाके आपको रहना है, वहीं काम करना है और पढ़ना है। अंग्रेज जब भारत आए तो उनको तो स्किल्ड लोग चाहिए थे काम करने के लिए। यहाँ पे तो पढ़ाई का स्तर काफ़ी, वेद पुराण और ग्रंथों की शिक्षा लोगों को बस दी जाती थी। उन्होंने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन लॉन्च किया, ठीक है। मैकाले ने मॉडर्न एजुकेशन का मॉडल लेकर आए और काफ़ी सारे लोग हैं, बोर्ड से डिस्पैच आया 1854 में। तो उन्होंने मॉडर्न स्कूल जब खोले तो उनको एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा ही रहती थी कि जब भी फसल कटाई का समय होता था एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, पढ़ने ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि सारे लोग अपनी खेती किसानी में लग जाते। तो ये अंग्रेज़ों को भी बहुत समस्या आई जब उन्होंने इंडिया में मॉडर्न स्कूल खोले। क्यों खोले उन्होंने? क्योंकि वो चाहते थे कि ये लोग पढ़ लिख कर स्किल्ड बनेंगे तो आगे हमें यहाँ काम करने में एक समझदार और पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, सरकारी कर्मचारी चाहिए, तो वो इन्हीं लोगों में से तो निकलेंगे, ठीक है। तो ये समस्या उस समय भी काफ़ी आती थी कि जैसे कृषि काम शुरू हुआ लोग जो है वो पढ़ने स्कूल नहीं जाते, बाकी दिन आएंगे बट खेती करने तो खेतों में पहुंच जाएंगे। तो डोमेस्टिक लेवल पर काम करना, एग्रीकल्चर में काम करना, ये खतरनाक कारखाने नहीं है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे क्या है, अलाउ है। क्लियर हो गया इतना? 2 आर्टिकल हैं शोषण के विरुद्ध, ठीक है। किसी लेवल का भी शोषण हो, आप छोटे हो तब आपका शोषण हो, बड़े हो रहे हो तब आपका शोषण है, आप कहीं काम कर रहे हो आपको पैसे नहीं मिल रहे तो भी आपका शोषण हो रहा है। इसके तहत या तो आप सीधे आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या तमाम तरह के अधिनियम बनाए हैं उनके अंतर्गत आप राज्य से भी संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? प्राइवेट कंपनी बॉन्ड रखती है उसमें नहीं आता, तो वो आप साइन करते हैं अपनी पूरे होश और आवाज़ पे, आप नहीं करिए, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बॉन्ड रखते हैं लेकिन वो आपसे पहले बता के साइन करवाते हैं, फिर आपने सर्विस ज्वाइन करी अगर हाँ उसके बाद भी वो आपको पेमेंट नहीं दे रहे, ठीक है। इवन जिन्होंने बॉन्ड साइन करवाया है अगर वो खुद उस बॉन्ड को तोड़ रहे तो भी उनके खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है। आप तोड़ सकते हैं तो आप पे फाइन लगेगा, वो तोड़ेंगे तो उन पे फाइन लगेगा। क्लियर है? ओके। तो अगर 2 ग्रुप एग्री होते हैं किसी पर्टिकुलर बात को लेकर तो हो सकते हैं। यहाँ पे किस चीज़ पर मुद्दा है? शोषण का मुद्दा है, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, ठीक है। चलिए।
प्रीवियस क्लास में कहाँ तक लिख लिया था अपन ने? ये दो आर्टिकल समझ में आ गए या नहीं आए, पहले ये बताओ। दोनों आर्टिकल को कौन ज़्यादा अच्छे से इन्फोर्स करवा सकती है? संसद अच्छे से इन्फोर्स करवा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23, सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23, 24 हेडिंग है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा आर्टिकल नंबर 23 और 24। लिखेंगे इंट्रो। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो समाज के वंचित वर्गों को, समाज के वंचित वर्गों को किसी भी तरह के शोषण, वंचित वर्गों को किसी भी तरह के शोषण से बचाने की व्यवस्था करते हैं, बचाने की व्यवस्था करते हैं। भारतीय समाज में स्त्री, दलित, जनजातियां, स्त्री, दलित, जनजातियां, भूमिहीन, मजदूर, अत्यंत गरीब किसान, भूमिहीन, मजदूर, अत्यंत गरीब किसान, तथा गरीब व अनाथ बच्चों, जैसे कई दुर्बल वर्ग हैं। गरीब, अनाथ बच्चों जैसे कई दुर्बल वर्ग हैं, दुर्बल मतलब कमजोर वर्ग हैं, जिन्हें ताकतवर वर्गों के शोषण से बचने के लिए, जिन्हें ताकतवर वर्गों के शोषण से बचने के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता थी। ताकतवर वर्गों के शोषण से बचने के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता थी। इन्हीं आवश्यकताओं को समझते हुए संविधान सभा ने, इन्हीं आवश्यकताओं को समझते हुए संविधान सभा ने अनुच्छेद 23 और 24 की व्यवस्था की। अनुच्छेद 23 और 24 की व्यवस्था की। ठीक है, ये तो एक बैकग्राउंड हो गया कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा वीकर सेक्शन था जिसमें पुअर भी थे, चाइल्ड भी थे, विमेन या महिलाएं भी थी, पुअर फार्मर भी थे,
ठीक है, तो इन सबको जो सोसाइटी का एक अपर वर्ग है उससे हमेशा एक्सप्लॉयटेशन का डर बना रहता और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये 2 आर्टिकल डाल के वो सारे डर खत्म कर दिए। हेडिंग है अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23। ये इंट्रोडक्शन है। अब आ जाइए आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था। इंग्लिश मीडियम में भी आर्टिकल 23 है ना, इंट्रो बीच में लिखेंगे अपन। हेडिंग डाली थी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ब्रैकेट में 23 24। अब इसमें 23 पहले लिख लो। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, दोनों वर्ड को अंडरलाइन करना। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। Forced labor in India was imposed by landlords, money lenders, and other wealthy persons in the past. पैरा चेंज करके लिखेंगे। द आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन prohibits human trafficking and बेगार ब्रैकेट में फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, बेगार ब्रैकेट में फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, टू प्रोटेक्ट द मिलियंस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड and deprived people of the country, underprivileged and deprived people of the country. Underprivileged and deprived people of the country. The right is available to citizens of India as well as to non-citizens. The right is available to citizens of India as well as non-citizen. The right provides against human trafficking. The right provides against human trafficking in the form of first, selling and buying of men, women and children. Selling and buying of men, women and children. Second, prostitution. Third, devdasi. Fourth, bonded labor ब्रैकेट में स्लेवरी। हिंदी मीडियम में लिखेंगे। आर्टिकल नंबर 23 हमारी हेडिंग है। लिखेंगे मानव का दुर्व्यापार और, आर्टिकल 23 का हेडिंग लिख लिया था, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। ये मेन थीम है इस आर्टिकल की। पहले लिखेंगे मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। सेकेंड, प्रोस्टिट्यूशन। थर्ड, देवदासी। फोर्थ, बाउंडेड लेबर। ब्रैकेट में स्लेवरी। हिंदी मीडियम में लिखेंगे। आर्टिकल 23 का हेडिंग लिख लिया था, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। ये मेन थीम है इस आर्टिकल की। पहले लिखेंगे मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध।
23 में लिखेंगे। 23 क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। प्रतिषेध करना मतलब खत्म करना या रोकना। चलिए अब इसका अपन इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं कि क्या है ये। बेसिकली लिखेंगे अनुच्छेद 23 द्वारा मानव का दुर्व्यापार। अनुच्छेद 23 द्वारा मानव का दुर्व्यापार और बेगार दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम का निषेध किया जाता है। बलात् श्रम का निषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध होगा। लिखेंगे यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ही प्राप्त है। इसके अंतर्गत लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इस अधिकार के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार में निम्नलिखित सम्मिलित है। मानव दुर्व्यापार में निम्नलिखित सम्मिलित है। डैश करके लिखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री। पहला पॉइंट, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की खरीदी और बिक्री। बच्चों की खरीदी बिक्री, कॉमा वैश्यावृत्ति, कॉमा देवदासी प्रथा या देवदासी, कॉमा बंधुआ ब्रैकेट में दास लिख सकते हैं क्योंकि दास शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं है। दास, ठीक है। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? मानव दुर्व्यापार। और बंधुआ जो है वो बलात् श्रम में आएगा। बंधुआ जहाँ लिखा ना उसके ब्रैकेट में लिखेंगे बलात् श्रम, बलपूर्वक कार्य।
और एक्स्ट्रा लोग चाहिए तो राज्य ले जा सकता है, मतलब सरकार ले जा सकती है। उन्हें लगता है कि किसी काम के लिए कहीं पर कुछ फ्लड आ गई है और वहाँ पे डैम बनाना बहुत ज़रूरी है ना, और वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन सरकार के पास इतने लोग नहीं हैं, तो आम लोगों से अपील करके उन्हें वहाँ पर क्या कर सकती है, काम करने के लिए उसको फोर्स्ड लेबर या बाउंडेड लेबर के अंदर काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऑर्डर भी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हर घर से जाना पड़ेगा, जैसे चाइना में होता है ना कि कंपलसरी कि हर फैमिली से एक बंदा तो सेना में होना जरूरी है, तो आपको फोर्सफुली भी वो बोल सकते हैं और आपको जाना पड़ेगा, और ये फोर्स नहीं है, ये राज्य को अधिकार दिया गया है इस अधिनियम के अंतर इस अनुच्छेद के अंतर्गत कि अगर नेशन किसी डेंजर में है, वॉर हो रहा है या इंटरनल लेवल पर कोई क्राइसिस फैल रही है, तो लोगों से अपील की जा सकती है और उन्हें इवन कुछ केसेस में ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं कि वो उस नेशनल जो डेंजर में उससे निकलने के लिए अपनी मदद करें, और उस काम के लिए उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका ही स्टेट की मर्जी है कि हो सकता है कुछ सर्टिफिकेट दे दे बाद में कि इस मुसीबत में इन लोगों ने जो है मदद करी, और सरकार द्वारा दिए गए इस तरह के सर्टिफिकेट आपको आगे काम भी आ सकते हैं, हो सकता है कुछ और बेनिफिट आपको पहुंचा दे। ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको जो काम करवाया जाएगा वो किसके अंतर्गत काउंट नहीं होगा, बाउंडेड लेबर या बलात्श्रम नहीं बोलोगे कि हमसे बेगारी करा ली, काम करा लिए, पैसे नहीं दिए, या फोर्सफुली हमसे काम करा लिया। अभी आपने कोविड क्राइसिस में भी देखा होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारे कुछ स्कीम शुरू की जिसके अंतर्गत उन्होंने यूथ को कनेक्ट करा कि यूथ लोग आए और ज्वाइन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, या कहीं कहीं पर ग्रुप बनाए गए, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में, ऑक्सीजन सप्लाई करने में वो क्या करें, मदद करें। कई लोगों ने किया ये काम। ठीक है, तो ये बाउंडेड लेबर में नहीं आएगा, फोर्स लेबर में नहीं आएगा, बेगारी में ये नहीं आएगा। ठीक है, ये इस अनुच्छेद में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि स्टेट चाहे तो कभी आपको अपनी सेवा में बुला सकता है, निस्वार्थ भाव से आपको करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है क्लियर? ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो हैं बहुत सारे रीज़न में होता है। अभी कुछ शायद 1-1.5 साल पहले की न्यूज़ थी, केरल में कोई ब्रिज वगैरह बन रहा था, तो वो ऐसे ही कुछ जो सेलेक्टेड लोग हैं तो कई टाइम लग रहा था, तो वहाँ के कलेक्टर ने लोकल लोगों से अपील की कि आप जो है अगर चाहें तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कई सारे युवा ऐसे फालतू घूमते रहते आ गए और जो काम महीने भर में होना था वो 8-10 दिन में ही कर दिया। सबको सर्टिफिकेट भी दिया कि उन्होंने उस पर्टिकुलर समय में अपना श्रम दान दिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बदले में ये नहीं कि उनको पैसे ही चाहिए, कर दिया, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में केस करो कि हमसे काम करवा लिया और हमें पैसे भी नहीं दिए और ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं। किसमें आएगा? राज्य बुला सकता है, और राज्य में सारी चीज़ें, सरपंच भी राज्य कहलाता है। लोकल बॉडीज़ भी क्या है? आर्टिकल 12 स्टेट है ना, आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा है, चाहे केंद्र सरकार हो, संसद, विधानसभा, विधानमंडल राज्य में हो, या फिर लोकल बॉडीज़ हो, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत है, सभी क्या है? राज्य। तो वो करवा सकता है, लेकिन कोई इंडिविजुअल किसी से नहीं करवा सकता। ठीक है, कि डरा धमका के अपना खेत में काम करवा लिया और फिर भगा दिया सबको, ऐसा नहीं है, पैसे देने पड़े। तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो यस, पावर है ये स्टेट को कि वो लोगों से जो काम कर लेंगे उसको बाउंडेड लेबर या फोर्स लेबर के अंतर्गत चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें लिखना है अभी यहाँ पे। अभी तक हमने क्या लिखा? 2 वर्ड थे इसमें, एक तो दुर्व्यापार था मनुष्य का, कि मनुष्य को खरीदना और बेचना। एक वर्ड था फोर्स लेबर। फोर्स लेबर के अंदर क्या आएगा? बंधुआ मजदूरी आ सकता है। फोर्स लेबर के अंदर क्या आ सकता है? और क्या आएगा? जो दास या स्लेवरी सिस्टम है इनडायरेक्टली, वो भी इसी के अंतर्गत आ सकता है। इसी के अंतर्गत बेगारी भी आ सकती है।
क्या आ सकती है? वही मानव दुर्व्यापार में मनुष्य को खरीदना बेचना आ सकता है, प्रोस्टिट्यूशन करवाना भी इसके अंदर आएगा, देवदासी अगर है तो भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 23 में मेंशन है। इसी में एक और बात मेंशन है कि कभी ज़रूरत पड़ेगी देश को, है ना, अगर तो आपको सेवा के लिए जाना पड़ सकता है और उसे फोर्स लेबर में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया इतना? जी, जैसे कि कोई prostitution होगा, slavery legal कर दे, तो human trafficking कम नहीं हो जाएगी? कम कैसे हो जाएगी? हाँ, मतलब जैसे कि बस कुछ भी नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं, हाँ। मैंने slavery के लिए bond sign कर दिया, मुझे पैसे मिल गए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, तो वो स्लेवरी नहीं कहलाएगी फिर, क्योंकि स्लेवरी में क्या होगा? स्लेवरी में आपको कैसे ट्रीट किया जाता है? आपको एज ए ह्यूमन ट्रीट ही नहीं किया जाएगा। स्लेवरी का मतलब क्या है? आप किसी के दास हो गए, पूरी तरह से उसके गुलाम हो गए, वो जैसा बोलेगा आपको वैसे ही करना है, वो बोलेगा खाओ तो आपको खाना है। बाहुबली में कटप्पा को नहीं देखा आपने? मैंने सब्सिडी रेडी पर मुझे पैसे मिल गए, हाँ? मैं रेडी हो गया। आप तो फिर आप वो आपकी है, मर्जी है, आप कर सकते। कई लोग हैं जो कर भी रहे हैं, लेकिन जो रेडी नहीं है उनसे अगर करवाया जा रहा है तो उसके लिए क्या है? ठीक है, कई लोग हैं जो तमाम तरह के जुल्म सह रहे हैं फिर भी जी रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई कुछ कर सकता है क्या? लेकिन जिनको ये चीज़ नहीं सहनी, जिनको इससे बाहर निकलना है, उनके लिए क्या है? कानून है। कानून शोषण के लिए। अब किसी को लग रहा है कि उसका शोषण ही नहीं हो रहा, तो फिर उसके लिए तो कोई कानून है क्या? ठीक है, कानून आपकी मदद कब करेगा? जब आप उसकी मदद लोगे। आपको घर बैठे मदद करने नहीं आएगा। कितने घर हैं जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस डेली होती है? ठीक है, सबके तो केस थाने में दर्ज नहीं हो जाते। ठीक है, हमारे देश की कानून व्यवस्था क्या है? आपको मांगना पड़ेगा न्याय, तब आपको क्या मिलेगा? आप शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे, ठीक है, तो आपके खिलाफ या आपके फेवर में कोई एक्शन होगी क्या? नहीं होगी। किसी ना किसी को तो नोटिस में लाना होगा, लाइट में लाना होगा कि किस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं या कोई दूसरा व्यक्ति सफ़र कर रहा है और आपको लग रहा है कि उसके साथ अनजस्टिस, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कानून को पता होना चाहिए कि कहीं गलत हो रहा है, तभी कानून क्या करेगा? एक्शन लेगा। तो ऐसे कई लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है लेकिन उनको लगता ही नहीं है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। कानून हमेशा उनकी मदद करता है जो खुद उस दलदल से बाहर आना चाहते हैं। जो नहीं आना चाहते वो रहे वहाँ पे। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे कई लोग हैं। अभी भी स्लेवरी पूरी तरह से ख़त्म है, कानून की नज़रों में है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपको कई जगह ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं या जिनकी ज़मीनें ज़्यादा हैं, उनको काम करने के लिए लोग चाहिए, तो वो अपने घर में ही रखते हैं। काफ़ी सारे काम करने वाले लोगों को जगह देते हैं, उनके घर में उनका घर है, बच्चे सब वहीं रहते हैं और पूरा परिवार काम करता है, बदले में उनको पैसे मिलते रहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो स्लेवरी एक तरह से हम इसको एक सोशल प्रैक्टिस जो है वो हुआ करती थी किसी पीरियड में, लेकिन अब टोटली ये इलीगल प्रैक्टिस है। ठीक है, क्योंकि हमें डिग्निटी से ज़िंदगी जीने का फंडामेंटल राइट मिला है। किससे? अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने का। ठीक है, स्लेवरी में आपको जितनी ज़रूरत है उतना पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, जो वो देंगे वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है ये। और क्या क्वेश्चन था इसके अलावा? हाँ, देखिए दुनिया के कई देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है, हिंदुस्तान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर अभी उतना इवॉल्व नहीं हुआ है। हमारे जो सोसाइटी में लोगों की थिंकिंग है वो उतनी मॉडर्न अभी हुई नहीं। हमारे यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें एक फैमिली होती है और एक मैरिज एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है। एंशिएंट टाइम से ही हमारी लाइफ 4 बेसिक आश्रमों में डिवाइड है। कितने आश्रम में डिवाइड है? और उसमें एक स्टेज है कि 25 ईयर और उसके बाद आपको क्या करनी है? शादी करनी है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या है? 7 जन्मों का बंधन है और एक बहुत ही प्योर रिलेशन माना जाता है। तो चूँकि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर एक अलग ही फ्रेम में है, इसी वजह से प्रोस्टिट्यूशन जैसे कंडक्ट यहाँ पर लीगल अभी तक नहीं हुए।
ठीक है, फ्यूचर में हो सकते हैं, सोसाइटी मॉडर्न हो सकती है, कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है, LGBT को लीगल कर दिया है, ठीक है। तो समलैंगिक जिसको बोलते हैं, होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दिया कि मेल मेल या फीमेल फीमेल भी चाहे तो मैरिज कर सकता है। कई दुनिया के बहुत सारे देशों में ये बहुत पहले से था, इंडिया में अभी रिसेंटली आया। तो ये चीज़ भी होगी, जैसे जैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी, तो ये प्रोस्टिट्यूशन भी हो सकता है लीगल हो जाए। अभी तक फ़िलहाल इंडिया में ये चीज़ लीगल नहीं। हमेशा कानून तभी बनता है जब उसकी डिमांड सोसाइटी में होती है। अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जो सोसाइटी नहीं चाहती, तो फिर बहुत बड़े लेवल पर रिवॉल्ट्स होते हैं। एक होती है सोसाइटी जिसमें सब लोग आते हैं, हर कोई सोसाइटी का पार्ट है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, वो सब क्या है, सोसाइटी है। और एक होती है कैटेगरीज, जैसे अभी फार्म बिल बने हैं, तो ये सोसाइटी के लिए नहीं बने, किसके लिए बने, ये सिर्फ फार्मर के लिए बने। अब फार्मर इससे एग्री नहीं कर रहे हैं, फिर भी सरकार ने बनाए। क्यों? क्योंकि सभी फार्मर एग्री नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे एग्री कर रहे हैं, कुछ एक हैं जो एग्री नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी लॉ बनेगा तो कुछ लोग तो होंगे जो उससे एग्री नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि कुछ काम ही नहीं होगा क्या। लेकिन जब कोई ऐसा कोई काम होता है जो पूरी सोसाइटी के लिए होता है, जिसमें हर कैटेगरी के लोग आते हैं, तो वो हमेशा सोसाइटी की डिमांड पर होता है। किसकी डिमांड पर होता है? तो अभी इंडियन सोसाइटी इतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुई है कि प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ हमारी सोसाइटी में लीगल तौर पर लोग देखें, है ना। उसको अच्छा नहीं माना जाता इन आवर सोसाइटी। इस वजह से जो है अभी तक ये क्या है, इलीगल है, ठीक है। और इलीगली तरीके से तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक्ट है, लेकिन उसके बाद भी बंधुआ मजदूरी बैन है, लेकिन फिर भी कई जगह अभी भी प्रिवलेंट है, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूशन एक वैसा कल्चर है इंडियन सोसाइटी में। उनको अलग से देख, इस तरह से भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में टारगेटेड ग्रुप को बेनिफिट देना, ये अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। क्या काम होता है? डिफ़िकल्ट काम, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें नहीं, पूरा का पूरा वो सिस्टम ही ख़त्म है, बैन कर दिया, ठीक है। तो मुश्किल है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है और भी बहुत से काम है, बहुत सारे इशू हैं जिनको करना है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जितने अधिनियम बन चुके हैं वो भी सुधरेंगे आगे फ्यूचर में, तो ये सब चेंजेस होंगे इंडियन सोसाइटी, ठीक है। बट फिलहाल जो है ये चीज़ें अभी सोशल लेवल पर रिफॉर्म्स नहीं हुए, और जो सोशल लेवल पर रिफॉर्म नहीं होते हैं तो लीगली रिफॉर्म भी वो देर से ही होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने लिख लिया था कि बलाश्रम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और फाइनली मानव का जो व्यापार है, मतलब इंसान की खरीद बेच है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? लिखेंगे आगे। लिखेंगे अनुच्छेद 23 न केवल राज्य के विरुद्ध अपितु, अनुच्छेद 23 न केवल राज्य के विरुद्ध अपितु प्राइवेट व्यक्तियों, मतलब कोई भी इंडिविजुअल, प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। अपितु प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। एक अपवाद भी है। क्या है वो अपवाद? लिखेंगे डैश करके। राज्य को सार्वजनिक हित के लिए, राज्य को सार्वजनिक हित के लिए
अनिवार्य सेवा, सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने का अधिकार दिया गया है। अनिवार्य सेवा आरोपित करने का अधिकार दिया गया है। अब देखिए, आरोपित करना मतलब लोगों से करवाना, चाहे वो अपील हो सकती है या इन सम केसेस वो ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करें, आरोपित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसी सेवा धर्म, मूल वंश, मतलब बिना भेदभाव के होनी चाहिए। लेकिन ऐसी सेवा धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के, धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के विभेद के बिना सभी पर समान रूप से आरोपित की जानी चाहिए। आरोपित की जानी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे स्लेवरी, लास्ट पॉइंट था स्लेवरी और बाउंड्री लेबर, उसके बाद लिखेंगे द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। The Immoral Traffic Prevention Act 1956 has been enacted. 1956 has been enacted to deal with violation of this fundamental right. Deal with violation of this fundamental right. लिखेंगे आगे इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, पहला चेंज करके नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम imposing compulsory service for public purposes. Compulsory service, ठीक है, compulsory service for public purposes and in imposing such services that the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them
ठीक है, लिखेंगे आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट सिटीजन नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट। आर्टिकल 23 protects citizen not only against the state but also from private citizen, but also from private citizen. Also from the private citizen. ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखेंगे अनुच्छेद 23 के संबंध में संसद ने अनुच्छेद 23 के संबंध में संसद ने मानव दुर्व्यापार अधिनियम 1956 एवं बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976 की व्यवस्था की या बनाया। बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976 इंग्लिश में लिख लिया था। मॉरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 एंड बाउंडेड लेबर सिस्टम एक्ट 1973। वहीं पर जाके लिख लो चाहो तो। 6 बंधुआ मजदूरी निषेध या उन्मूलन अधिनियम 1976। जो भी अधिनियम बच्चों से या ट्रैफिकिंग से रिलेटेड होंगे, मानवों के दुर्व्यापार से, वो सब किसके अंतर्गत बनाए जाएंगे? अनुच्छेद 23। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 23 राज्य के विरुद्ध तो संरक्षण दे रहा है लेकिन इंडिविजुअल के विरुद्ध नहीं दे पा रहा है, इसलिए इंडिविजुअल के विरुद्ध देने के लिए उन्होंने क्या बनाने पड़े? अधिनियम। कि कोई व्यक्ति है ना, समाज का ही पार्ट है लेकिन वो क्या कर रहा है? इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, ट्रैफिकिंग वगैरह कर रहा है, तो क्या होगा? अभी आपने कोविड में बहुत सारी अफवाहें सुनी होंगी कि जो है हॉस्पिटल वाले बॉडी नहीं दिखा रहे हैं या पूरे बॉडी के ऑर्गन निकाल ले रहे हैं पैकेट में भर के, खुद ही उनका क्या कर दे रहे हैं? अंतिम संस्कार कर दे रहे हैं। ठीक है, या व्यक्ति को कोविड नहीं है फिर भी बोल रहे हैं कि कोविड है। ऐसी अफवाहें सुनी होंगी आप लोगों ने कि नहीं सुनी? सुनिए ना। तो ये सब चीज़ें अगर वास्तव में अगर सही हैं तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अधिकार का शोषण हो रहा है? क्योंकि क्या है, अगर ऑर्गन, ह्यूमन ऑर्गन की अगर स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग हो रही है तो वो भी क्या है? आर्टिकल 23। ठीक है, और अगर आपका दुर्व्यापार वगैरह हो रहा है, ठीक है, बोल दिया कि कोविड में जो है वो ऊपर पहुंच गए, व्यक्ति जिंदा ही और उसको कहीं और ठिकाने लगा दिए, तो क्या है? वो भी अनुच्छेद 23। इसी ड्यूरिंग अनुच्छेद 23 का एक एग्जाम्पल है कि कई स्टेट ने जो है वॉलेंटरी सर्विस के लिए लोगों को बोला। ठीक है, इवन जो लोग, ये तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि जो लोग MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, वो फाइनल ईयर में है, ठीक है, या अभी तक वो फील्ड पे उतरे भी नहीं है, सिर्फ उनकी स्टडी चल रही है, उनको भी बुला लिया कि अब आप भी आओ, है ना। वो भी हम लोगों की तरह इतना नॉलेज नहीं है कि कैसा क्या करना है, लेकिन एटलीस्ट जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर ही क्या करो आपको। अब वो बोलेंगे कि नहीं, हमने तो कुछ तैयारी ही नहीं करी, अभी तो हमारा करियर ही शुरू हो रहा है, अब हमको नहीं करना ये सर्विस, तो क्या है? करना पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? 23। क्लियर है? तो कई ऐसे रीज़न है जहाँ पे अभी भी लोगों की सर्विसेज ली जा रही है स्टेट के द्वारा। ठीक है, स्पेसिफिकली जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती रहती है, बर्फ़ वगैरह, रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक क्या हो गया पूरी तरह से। अब वहाँ पे जो आम लोग आसपास रह रहे हैं वो फटाफट से अवेयर हैं कि कैसे काम करना है, तो उनकी सर्विस भी ली जा सकती है कि रोड क्लीन करना है, ये सब करना है। क्लियर है?
तो जब भी कोई नेशन किसी आपदा में होता है तो क्या करते हैं, ये आर्टिकल के अंतर्गत स्टेट सर्विस ले सकता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर जब ग्रेजुएट होता है तो उसको बोलते हैं कि कंपलसरी आपको विलेज में 2 साल काम करना है, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। वो भी इसी के अंडर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर उसका वो प्रोफेशन है, उसके लिए लॉ ही है ये कि आपको रूरल एरिया में अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी। क्या नोटिफिकेशन में भी लिख देते हाँ। हैं, तो करो। नहीं तो मत करिए, बिल्कुल सही। ना उसमें कंपलसरी करा कि प्राइवेट सिटीजन्स हैं, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइवेट, नॉट ओनली स्टेट और प्राइवेट सिटीजन। और इसमें जो बच्चे होते हैं उसमें प्राइवेट सिटीजन्स में पेरेंट्स भी आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है, पेरेंट्स भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को जन्म दिया तो आप उसकी ट्रैफिकिंग करोगे, नहीं, पेरेंट्स के खिलाफ भी वही एक्शन होगा। सब आते हैं, कोई भी हो। आपको ये प्रोटेक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप एक इंडिविजुअल लाइफ हो। ठीक है, इवन ये भारत के नागरिकों को मिल रहा है और जो नागरिक नहीं उनको भी ये अधिकार मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, तो आर्टिकल 23 हमारा, इसमें फिर काफ़ी रिवाइज करना है इसको 1-2 बार। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, उनको ज़रूर से ज़रूर अंडरलाइन करना। क्वेश्चन डिटेल में भी आते हैं तो डेफिनेटली आपसे ये गलत नहीं होगा आपका। आ जाइए आर्टिकल नंबर 24। इसका जो थीम है वो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन ब्रैकेट में काम करने का प्रतिषेध। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। नियोजन का प्रतिषेध, नियोजन मतलब काम करना का प्रतिषेध। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख लो पहले। तो क्या है ये, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या कारखाने या खान मतलब माइन, कोई भी में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय, संविधान में लिखा है इसको आप खतरनाक बोल सकते हैं, या किसी अन्य परिसंकटमय ब्रैकेट में खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। किसी अन्य परिसंकटमय या खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये इस आर्टिकल में लिखा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में लिख लो। आर्टिकल 24 says that no child below the age of 14 years says that no child below the age of 14 years shall be below the age of 14 year shall be employed to work in any factory or mine
employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. ठीक है, अब ये बोल के ये चुप हो गए, है ना। अब इसका मतलब आपको निकालना है, इसका मतलब आपको निकालना है कि इन्होंने इतना बोला कि जो खतरनाक फैक्ट्रीज हैं उनके अंतर्गत उन्होंने क्या बोला, स्पेसिफिकली माइन वगैरह, जैसे कोल माइन वगैरह। कोल माइन में तो वैसे भी काम करना, कितना भी हेल्दी से हेल्दी पर्सन भी कोल माइन वगैरह में काम करना, कोई है जिसके पेरेंट्स हैं कोल माइन, सीधे सिंगरौली वाले रीजन से बिलोंग करता है कोई यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग कोल माइन में ही काम करते हैं, या तो बैतूल वगैरह यहाँ पे भी माइन वगैरह है। तो वहाँ पे काफ़ी डेंजर होता है किसी के लिए भी काम करना, क्योंकि काफ़ी अंदर आपको खुदाई होती है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम है, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ तो है ही कम, और कभी भी गिरने का, फायर वगैरह के भी काफ़ी डर होते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा रिस्की काम है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। तो बच्चों के लिए तो और रिस्की हो गई होगा, क्योंकि वो इतने एक्टिव भी नहीं कि अगर कुछ इंसिडेंट हो तो अपने आप को सेफ कैसे करें, भागे या कुछ करें। तो इसीलिए उनको इन तरह के डेंजरस या हैजार्डस वर्क में काम करने का क्या है, निषेध है। और ये निषेध कैसा है, ये पूर्ण निषेध है। कैसा निषेध है, निषेध है, इसका मतलब ये पूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा कि अगर कोयले की खदान में नहीं तो हीरे की खदान में भले काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। खदानें सारी एक जैसी हैं, यहाँ पे कोयले की, ठीक है, देखा भी हम लोगों ने, कई सारी पिक्चर्स में भी दिखाते हैं। कोल सिटी धनबाद को बोलते हैं झारखंड में, ठीक है। धनबाद को क्या बोलते हैं, कोल सिटी ऑफ इंडिया। ऐसे तमाम तरह की माइंस होती हैं। माइंस क्या है, खदानें क्या है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खोद कर उनको जब हम निकालते हैं तो उस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं, और जो गड्ढे बन जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइन बोलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पॉपुलर माइन है, कोई भी बता दे। मध्य प्रदेश की कुछ प्रसिद्ध 3-4 खदानों के नाम बताओ ज़रा। गोंडवाना तो पूरा का पूरा एक एरिया है जो कि मध्य प्रदेश भी बना है, पूरा का पूरा दक्षिण भारत गोंडवाना लैंड से बना है। कोयला जिन खदानों में पाया जाता है सबके सब गोंडवाना माइन है, मतलब सबके सब कौन सा रॉक से, गोंडवाना रॉक से कोल निकलता है। कौन कौन सी खदान है, हाँ नियम शास्त्री, नहीं पता, बालाघाट में मैग्नीज माइन, हाँ नाम क्या है, वेरी गुड, भरवेली माइन। भरवेली माइन है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट माइन है, 1000 बार तो क्वेश्चन पूछ चुका है MPPSC। भरवेली तो एशिया की सेकंड लार्जर माइन, बिल्कुल सही, भरवेली। मैग्नीज के लिए है बालाघाट, वेरी गुड। और बताओ, मलाज खंड वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है, ये भी बालाघाट में है, फेमस है तांबे के लिए। किसके लिए है, कॉपर के लिए। एक है मझगवा, हिनौता, हिनौता है, मझगवा है, ये सब पन्ना में है, फेमस है डायमंड के लिए, हीरा इसके लिए फेमस है। इस बार ही 2 क्वेश्चन हीरे से पूछ लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी माइन है, जैसा सीधे सिंगरौली में पीपरा है, परकोटा है, ठीक है। पीपरा परकोटा ये सिंगरौली सीधी वाले रीजन की माइन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ मिनरल ऐसे हैं जो सिर्फ पूरे इंडिया में MP में मिलते हैं। उनमें एक हीरा है, एक स्लेट है, ठीक है। स्लेट जो लिखा होगा ना बचपन में हम लोगों ने, वो उसी पत्थर से बनती है, मंदसौर वाले रीजन में पाई जाती है।
ठीक है। एक होता है वो खड़िया मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं, चौक, है ना, ये भी मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो कुछ माइंस हैं। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की 3 प्रसिद्ध खदानों के नाम लिखिए, ठीक है, या मझगवा दे दिया। तो ये ऐसे ही पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलर तांबे की खदान है खेतड़ी, राजस्थान में। कौन सी खदान है? खेतड़ी, राजस्थान। वो कॉपर की माइन है, इंडिया की एक पॉपुलर माइन। वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर कॉपर की माइन है कौन सी है, कोई बताएगा? चुकीकमाटा, चिली में। विश्व में सबसे प्रसिद्ध तांबे की खदान कौन सी है? चुकीकमाटा, चिली। चिली एक देश है दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। इसका नक्शा मिर्ची जैसा है, इसलिए इसका नाम चिली है। मैप में देखोगे तो पता चल जाएगा। सेंटियागो कैपिटल है, तो वहाँ पे तांबे की खदान है और विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा चिली में ही होता है। क्या नाम है? चुकीकमाटा, ठीक है। और एमपी में उसके लिए वेरी पॉपुलर माइन है जिसका नाम है मलाज खंड। यहाँ पे गवर्नमेंट तो कर रही है बातें, अभी भी 2-3 दिन पहले एक वो हुआ ना, कॉन्क्लेव हुआ है पूरा ऑनलाइन, वर्ल्ड वाइड लेवल के सारे जो एक इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात करी है चीफ मिनिस्टर ने। कारण क्या है? मध्य प्रदेश में कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात तो है मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स होता है जनरली, और जो इजी भी होता है, पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, वो होता है सी रूट से। और कोई भी सी बाउंड्री मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, लगभग ज़ीरो ही है। नर्मदा नदी में नेविगेबल है, बट थोड़ी सी डिस्टेंस है बस, ओरिजिन से कुछ 1 किलोमीटर है वहाँ तक ही, उसमें सिर्फ नाव वगैरह। बाकी ऐसा नहीं कि 15 जिलों से होती है तो 15 जिलों में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऐसा है क्या? है ना, कि अमरकंटक से बैठे तो सीधा उतर गए होशंगाबाद आके नदी, ऐसा कोई हुआ है? नहीं ना। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ पे क्या है? पहली समस्या ये। दूसरी समस्या ये कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन अभी हर जगह नहीं है, ठीक है। कहाँ पर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है? हर जगह। रायसेन कितना बड़ा ज़िला है, वहाँ पर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है। जबकि टूरिज्म की काफ़ी सारे स्कोप है वहाँ पे, कितने सारे टूरिस्ट प्लेस है। अभी उंगलियों पे गिनाओ मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, ज़्यादातर कहाँ पे मिलेंगे आपको? साथ ही रायसेन में आपका भीमबेटका आपको रायसेन में मिलेगा, भोजपुर आपको रायसेन में मिलेगा, ट्रेन रूट है ही नहीं उधर। तीसरी जो चीज़ है कमी सबसे बड़ी, वो है यहाँ पे स्किल्ड लेबर, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। लेबर तो बहुत है लेकिन स्किल्ड नहीं। कैसे नहीं है? स्किल्ड नहीं। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इन्वेस्टर ज़्यादा क्या नहीं रहते। ऊपर से मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या इतनी विकट समस्या थी, अभी तो धीरे धीरे कम हो रही है। पहले तो जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे भी 6 से 8 घंटे बिजली कटती थी, ठीक है। अगर आप 2001, 2002, 2003 के आसपास पूछना घर वालों से कितनी बिजली कटती थी, आपको भी याद होगा, स्कूल में जब पढ़ रहे होंगे तब कटती थी ना लाइट। हाँ, इतना डेंजर इशू था, ठीक है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रातों रात नहीं होता, उसके लिए क्या होती है, काफ़ी बहुत पुराने समय से प्लानिंग होती है, सालों से प्लानिंग होती है, तब जाके कहीं कोई कंपनी आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का या पावर का एक बहुत बड़ा इशू है मध्य प्रदेश में। आपको पता है मध्य प्रदेश में हम 75% के लगभग जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये सब हमारे यहाँ किससे बनती है? थर्मल पावर। कोयले को जलाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, और क्या बनती है? हमारे यहाँ कोल माइन्स हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग इंडस्ट्री की वजह किधर कर रहे हैं? पावर जनरेशन में। इससे कोई आउटपुट मिल रहा है क्या? है ना। अगर उस कोयले का उपयोग किसी इंडस्ट्री में करते हैं तो क्या होगा? उससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम करते हैं, लाइट जली और ख़त्म होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू मध्य प्रदेश में, इसलिए इन्वेस्टर क्या नहीं करना चाहते, यहाँ पे आना नहीं चाहते। इससे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक थे 2000 तक। नक्सलवाद या नक्सलिज्म का एक बहुत बड़ा छवि थी मध्य प्रदेश की। तो अभी छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, वो नक्सलिज्म का पूरा बेल्ट ही उधर चला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो नाम जुड़ जाता है ना, एक खौफ, एक डर कि अरे नक्सल अफेक्टेड स्टेट है ना, जो अमीर लोग हैं उन्हीं को सबसे पहले उठाते हैं। और उद्योग कहाँ लगेंगे?
जो फॉरेस्ट एरिया, खाली एरिया वहाँ लगेंगे, वहाँ ऑलरेडी कोई ट्राइब अगर रह रही होगी तो क्या कर देगी, है ना। तो इंडस्ट्री आने से पहले उसका क्या हो जाएगा, जाने की रास्ते खुल जाएंगे। तो यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट का जो मोटिवेशन है वो उतना इन्वेस्टर को भी नहीं मिल पाता है, और गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ करने में अभी इतनी कैपेबल और सक्सेसफुल नहीं हुई है कि वो क्या कर सके, फटाफट से इंडिया में, एमपी में स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट करें लोग। ठीक है, तो ये इशू है एमपी के साथ, कॉन्फिडेंस नहीं आता है इन्वेस्टर्स को, पहली बात। इवन जो इंडस्ट्री यहाँ पे खुली है पहले, वो भी अब क्या हो गई है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी, और उनको रीओपन करने की भी कोई कोशिश फिलहाल नहीं कर रही। एक और कारण है कि मध्य प्रदेश ज़्यादातर किसानों पर ही अपना फोकस वहाँ के रखता है, कृषि प्रधान राज्य, कृषि प्रधान राज्य। ठीक है, कृषि कितनी चीज़ों की होती है, लिमिटेड एग्रीकल्चर है, दाल होगा, ठीक है, दलहन अच्छी खासी हो जाती है, तिलहन फसलें अभी डिमोटिवेशन में चल रही हैं, कम होती हैं। अब दाल की कौन सी इंडस्ट्री खोलोगे आप, ठीक है, क्योंकि दाल को क्या खेत से निकालना है, ग्राइंड करना है, और फिर इजीली बन जाती है दाल, उसके लिए कोई बहुत बड़ी मिल खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन हाँ, ऑयल इंडस्ट्री एक बड़ा स्कोप हो सकता है मध्य प्रदेश में, लेकिन किसान ऑयल सीड्स उगाते ही नहीं है। क्यों नहीं उगाते, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट में उस फील्ड में मोटिवेशन नहीं कर रही है। गेहूँ है, चावल है, कुछ बेसिक चीज़ें, गन्ना वगैरह पहले होता था, अब गन्ना फैक्ट्रीज थी काफ़ी सारी, एक थी यहाँ पे ही थी सीहोर में, बंद हो गई वो भी, भोपाल शुगर मिल। ठीक है, तो जो गन्ना उगाने वाले फार्मर्स थे उनको उनके फसल के अच्छे दाम ही नहीं मिल रहे थे। ठीक है, नरसिंहपुर सबसे अच्छा गन्ना प्रोड्यूस करता है, जैगरी वगैरह बनती है वहाँ पे, इवन मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र भी नरसिंहपुर में ही है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की जो एक छवि बन गई है वो ये लोग क्या नहीं कर पा रहे, हटा नहीं पा रहे। ठीक है, और एग्रीकल्चर करने के बाद जो प्रोडक्ट आते हैं वो सीधे तौर पे ज़्यादातर मार्केट में एमपी में बिक जाते हैं। अब जैसे फ्रूट्स वगैरह का काफ़ी अगर एग्रीकल्चर यहाँ पे होती, हॉर्टिकल्चर वगैरह, तो क्या कर सकते थे, सीजनल फ्रूट्स मार्केट में बिकेंगे, जो बच रहे हैं उनके लिए क्या बनेंगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनती, फिर जिनको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। उनसे क्या होता, फ्रूट से जैम बनाना है या जूस बनाना है, ये सब काम के लिए क्या लगानी पड़ती, फैक्ट्री। अब ये सब चीज़ें हैं ही नहीं हमारे पास। ठीक है, इसलिए फैक्ट्रीज या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो नहीं रहा है। खैर, एग्रो बेस कुछ इंडस्ट्री बनी है, कुछ मसाला पार्क बने, है ना, जैसे प्याज होता है, लहसुन अदरक होता है, तो जो देखते हो ना आप, छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं बाजार में, सीधे निकाल के सब्जी में डाल दो, वो सब बन रहा है अभी। मिर्च, धनिया, इन सब के पाउडर के पैकेट मिलते हैं, वो तो उनके लिए है। मसाला पार्क वगैरह है, पहला छिंदवाड़ा में मसाला पार्क है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड, इनके लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। एक और सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल निकलता है, चाहे लोहा निकल रहा हो, कोयला निकल रहा हो, ये हम रॉ फॉर्म में बेच देते हैं। क्या कर देते हैं, ताकि तुरंत पैसे मिल जाए हमें। अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो उससे थोड़े से समय बाद आपको इनकम होगी। तो ये सब इशू है मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री के, है ना, जो कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव करना चाहिए, बट फिलहाल हो नहीं पा रहे। कोशिश जारी है ना, इसमें लोगों को भी आगे आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ही कर लेगी, है ना। जो लोग स्किल चाहते हैं वो चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, बैंगलोर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि और हाँ, एक और सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश के लोग खुद इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है, लेकिन सिर्फ बैंक में वो धूल जमी हुई है। क्यों? क्योंकि जो रिस्क लेने की पावर है वो यहाँ के लोगों में थोड़ी कम है, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, वो होनी चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करते नहीं, किस डूब जाए, रिस्क नहीं लेना चाहते। क्या नहीं लेना चाहते? रिस्क। ठीक है, कई राज्यों के लोग जैसे गुजरात, वो कभी पैसा रखते ही नहीं है। मारवाड़ी लोग अगर उनके पास 10 रुपये भी हैं, सोचते हैं इससे 11 कैसे कर ले, तुरंत इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ के लोग 10 है भैया 10 ही रहे, अगर इन्वेस्ट कर दिए 9 हो गए तो ठीक है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता 9 या 8 हो जाए, उनको पता है हम फिर इससे 15
एक बहुत सेफ बेल्ट के तौर पे लिखा है ज्योग्राफी, ठीक है। और उसमें मालवा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी रीजन में तो थोड़ी बड़ी दिक्कत हो भी जाती है, जैसे नॉर्थ एमपी, वेंट मोरेना, चंबल साइड चले जाओ, बारिश नहीं है या ये समस्या वो समस्या। इधर तो मालवा में तो कोई भी इशू नहीं, तो इसलिए लोग बहुत ही लाइट मूड में रहते हैं और रिस्क इनको लेना आता नहीं। तो नेचर का भी अफेक्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों की खुद की गलती, किसका प्रभाव है? प्रकृति। क्लियर है? तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी स्पीड अभी शुरू ही नहीं हुई है, स्पीड ही नहीं शुरू हुई है पकड़ने की। और जो है एक BHEL बस वही बन के रह गया है, ठीक है। और डे बाई डे वो भी लॉस में ही जा रहा है। अब चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर का है तो पता नहीं चलता, ठीक है। BHEL ब्रिटेन की सपोर्ट से बनाया था 1965, ठीक है, याद रख लेना ये। और ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। 1965 भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। मैम आपने लिखा है 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को कारखाने की मैम होटल से मतलब काम करते हैं होटल। हाँ मैम आपने लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु बच्चे को मतलब कारखाने में उद्योग मतलब कि मैम होटल में भी काम करते हैं। होटल खतरनाक थोड़ी है, उधर तो खाने को मिलता है अच्छी अच्छी चीज़ें, टेप भी अलग मिल जाती है। उल्लंघन होते हैं मैम। तो इसमें एक पॉइंट अभी लिखेंगे अभी हम आगे, अभी तो ये एक ही पॉइंट समझ रहे। इसमें लिखा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक फैक्ट्रीज, खदानों और जितने भी खतरनाक है, खतरनाक समझ सबको पता है क्या हो सकता है, पटाखे बन रहे हैं या कोई बारूद जैसी कोई बारूद की चीज़ें बन रही हैं, इन सब में उनको एंट्री नहीं है। लेकिन हाँ जो सामान्य जैसे डोमेस्टिक, अब बोला कि घर में चाय की दुकान है तो अगर बैठ गए 2-4 कप चाय बना दी या पिला दी या थोड़े बर्तन धो दिए तो कोई बुराई की बात तो है नहीं। तो जो सामान्य काम है उनमें वो बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि उनके लाइफ के लिए क्या नहीं होंगे, थ्रेटनिंग नहीं होंगे, खतरनाक नहीं होंगे। वो पॉइंट अभी हम लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो था कि खतरनाक कारखानों में बच्चों के प्रवेश को लेकर क्या प्रावधान है। 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था पूर्ण निषेध, दूसरा था युक्तियुक्त प्रतिबंध, तीसरा था आंशिक निषेध और चौथा ही ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो आंसर क्या है? खतरनाक में पूर्ण निषेध। अगर खतरनाक नहीं लिखा होता तो क्या होता? युक्तियुक्त निर्बंध कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, डोमेस्टिक में अलाउ है बट डेंजरस में अलाउ। लेकिन क्वेश्चन में साफ लिखा था कि डेंजरस में अलाउ है क्या, किन्हीं कंडीशन में तो अलाउ, तो इसलिए वहाँ पे पूर्ण निषेध आ गया। अभी आर्टिकल पूरा नहीं हुआ, अब पूरा होने वाला है, ठीक है। लिखो, लिख लो आगे। क्या लिखा था अपन? इंग्लिश में लिख रहे थे आई थिंक। हमने लिखा था जोखिम भरे या खतरनाक कामों के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, है ना, ये पॉइंट लिखा था हमने। परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया। हाँ, परिसंकट में नियोजन को ही खतरनाक बोल सकते हैं, जोखिम बोल सकते हैं। अगर परिसंकट में तो संविधान में लिखा है, साधारण भाषा में जोखिम, खतरनाक, अंग्रेजी में हैजार्डस, ठीक है, कुछ भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं करने दिया जाएगा। नियोजन मतलब एम्प्लॉयमेंट या काम, ठीक है। लिख लो दिस आर्टिकल प्रो, इंग्लिश में लिखो फिर साथ साथ इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिखते चलेंगे। दिस आर्टिकल फॉरबिड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दिस आर्टिकल फॉरबिड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन below the age of 14, below the age of 14 in any hazardous industry or factory or mine hazardous industry or factory or mines without exception, without exception. However, the employment of children in non-hazardous work, however, the employment of children in non-hazardous work is allowed.
नॉन हैजार्डियस वर्क इज अलाउड। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे यद्यपि 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 गैर जोखिमपूर्ण नियोजन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। गैर जोखिमपूर्ण नियोजन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात गैर जोखिमपूर्ण कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य कर सकते हैं। कम जोखिम, क्या लिखा था? गैर जोखिमपूर्ण कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए पूर्ण प्रतिषेध है या पूर्ण निषेध है। बट जो नॉन जोखिमपूर्ण है, जैसे कि कृषि कार्य वगैरह में बच्चे घर वालों की मदद कर सकते हैं, घर का कोई आपका काम है, बिजनेस है, उसमें हाथ बटा सकते हैं। फिर कुछ बच्चे है ना, जिनकी फैमिली में वही एकमात्र काम करने का सहारा है, वो किसी होटल रेस्टोरेंट यहाँ पर भी काम करके अपना जो है वो गुजारा चला सकते हैं। बट कंडीशन होंगी, ठीक है, कि स्कूल के टाइम को छोड़ के वो काम कर रहे हैं। क्या कंडीशन होगी? अगर वो स्कूल के टाइम पे काम कर रहे हैं तो नॉन जोखिमपूर्ण पे भी अलाउ नहीं है। उनका स्कूल के टाइम के अलावा, उनका स्कूल, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के अलावा अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो क्या है, अलाउ कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? इवन कई बच्चों को अपने खुद के ही पेरेंट्स अलाउ करते हैं, क्योंकि उनके घर की अगर स्थिति नहीं है ऐसी तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, और डेंजरस नहीं है तो कर सकते हैं। ठीक है, डेंजरस अगर वो फील्ड नहीं है तो बच्चे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो दो कंडीशन यहाँ पर हमने देखी। एक है बहुत ही खतरनाक काम। खतरनाक कामों में क्या आ जाएगा? जहाँ पे जान का खतरा है, खदानें हैं या कोई केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, या कोई नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, जो बेसिक है, डोमेस्टिक वर्क है, एग्रीकल्चर वर्क है, उनमें अलाउ है, बट एक्सेप्ट इसके लिए एक्ट है वेरियस, और उसमें वो स्कूल और उनकी फिजिकल खेलने कूदने के टाइम को छोड़ के वो काम कर सकते हैं। इसमें अलाउ नहीं है। कुटीर हाँ कर सकते हैं, कुटीर लघु उद्योग, अचार पापड़ बन रहा है या फिर अगरबत्तियाँ बन रही हैं, तो इन सब में अलाउ है, जिनमें हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, वहाँ पे काम कर पाओगे तो अलाउ होगा क्या? नहीं होगा ना। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री तो क्या है, केमिकल से ही भरा हुआ है। सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, इवन कॉटन वगैरह से अगर फैब्रिक वगैरह बन रहा है वहाँ पे भी अलाउ नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर। इसलिए यहाँ पे फैक्ट्री या कारखाना वर्ड है, ठीक है। कारखाना या फैक्ट्री क्या होगा, उसका जो ग्राउंड है या लेवल है वो क्या होगा, काम का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, तो स्मॉल वर्क है, इनमें तो कोई भी नुकसान बच्चों को होगा नहीं, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका? 24 क्या बोलता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध या कारखाने आदि में काम करने का। कारखाने आदि लिख दिया, मतलब और भी कई सारी चीज़ें सोन इसमें आ सकती हैं, ठीक है। नॉन डेंजरस या नॉन हैजार्डियस वर्क में लाइटली क्या आ सकता है, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से हमने देखा, तो उसमें बच्चे काम कर सकते हैं, ठीक है।
इस आर्टिकल में बहुत सारी केस स्टडी आपसे पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? एथिक्स में केस स्टडी आती है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया के डीएम हैं, ठीक है, और आप जा रहे हैं, आपका मन हुआ कहीं होटल में आपने रुक के चाय वगैरह पी, तो एक बच्चा, छोटा बच्चा चाय लेकर आया आपके पास, ठीक है, और आपको आशंका है कि वो बंधुआ मजदूरी उससे कराई जा रही है या चाइल्ड लेबर कराई जा रही है, तो आप इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? चाय पी के टिप दे के निकल लोगे, ठीक है, क्या करोगे आप इस परिस्थिति में? कुछ एक्शन लोगे, ठीक है। कहीं अभी ये अपन आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चों को आपने चौराहे पे सुबह से ही भीख मांगते हुए देखा होगा। स्कूल तो अभी तो वैसे भी कोरोना में स्कूल जा ही नहीं रहा है कोई, लेकिन वैसे भी नॉर्मल डेज में भी हम देखते थे कि छोटे बच्चे अर्ली मॉर्निंग ही, तो स्कूल का टाइम तो जनरली मॉर्निंग में होता है, तो स्कूल छोड़ के वो क्या कर रहे हैं? ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब अलाउ नहीं है, क्या नहीं है। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ठीक है, लेकिन एक किसी संवैधानिक पद पर होने के नाते आपके पास पावर भी है, आपके कनेक्शंस भी हैं, और आप क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर, वैसे कई बच्चे अलग अलग जगह होंगे, ठीक है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं? रेस्क्यू करवा सकते हैं। उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको उस केस स्टडी में क्या करनी पड़ेंगी? 250 वर्ड्स में लिखनी होती है, मतलब हर एक चीज़ डिटेल में कि किसके बाद आप क्या काम करोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो हर साल एक चाइल्ड लेबर से रिलेटेड या आर्टिकल 24 से रिलेटेड हर साल एक केस स्टडी पूछी है। तो उसमें पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ग्राउंड लिखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। अगर वो काम, जैसे आपने चाय, उसने चाय ला के दी, तो वो नॉन हैजार्डियस वर्क है, उसके लिए आपकी जो है आगे की प्रोसीडिंग अलग होगी। अगर वो हैजार्डियस होता, मान लीजिए आप जा रहे थे और कहीं चूड़ी बनाने के उद्योग है, या कालीन बनाने का, चटाइयों बनाने का उद्योग है, या कहीं बर्तन वगैरह बनाने की फैक्ट्रीज है, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? काम करते हैं। ऐसा आपको पता चला, आपने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया सीक्रेट, और आप वो कंफर्म हो गई कि वहाँ पे इतने बच्चे हैं और वो इस काम में है और वो हैजार्डियस वर्क है, तो वो तो पूर्ण निषेध है। उस कंडीशन में तो आपकी एक्शन ही अलग हो जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, अब वो होटल वाले से सबसे पहले पूछेंगे कौन है, क्या है, बोल देगा अरे ये तो मेरा ही लड़का है, तो फिर क्या कर लोगे आप? वो तो अलाउ है ना, घर में तो काम कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने बोला कि ये दूर के रिश्तेदार का है, ये है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि कंफर्म करें कि उन्होंने भेजा है कि इसने ऐसे किसी को उठा के ले आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर आप ये कंफर्म करोगे बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं, काम कितनी देर करता है, फोर्सफुली तो नहीं रखा गया उसे, प्रॉपर खाना मिलता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे। और अगर वो बच्चे बोलेगा कि हमें बचा लो, ये पकड़ के रखें, ज़बरदस्ती चाय बनवाते हैं हमसे, तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? एक्शन तो लेनी पड़ेगी। तो डिपेंड करेगा कि क्या क्या चीज़ें केस स्टडी में दी गई है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे? एक बैकग्राउंड तैयार करोगे और आंसर लिखोगे। वो एक इमेजिनेशन है, क्या है कि आप उस परिस्थिति में हैं तो आप क्या क्या करते, और जो एग्जामिनर है वो चेक करके पता चल जाएगा कि आप कितने एक्टिव हो इन पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप कितने सेंसिटिवली डिसीजन ले सकते हैं। अब आपने टाला मटोली कर दी तो वो समझ जाएगा कि कुछ नहीं करोगे, है ना, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे चाइल्ड लेबर चल रही हो चाहे कुछ, आपकी महीने की सैलरी अकाउंट में आ रही है, बस हमें क्या करना, हमारे बच्चे तो नहीं कर रहे चाइल्ड लेबर, बस और क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो वो आपने जो लिखा है उसी से पता चल जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ आपकी स्कोरिंग होती है, वो देख के ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि नहीं आपके अंदर वो स्किल्स है, आप डेडिकेटेडली वर्क करोगे इन चीज़ों के लिए, और वो आपको ऑब्वियसली वो आपको अच्छे नंबर देगा। भले आपने कुछ चीज़ गलत भी लिख दी है ना, या कुछ स्किप भी कर दिया, लेकिन आपका जो स्पिरिट है अगर वो दिख गई उनको उस आंसर राइटिंग में, तो वो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर देंगे, ठीक है। तो केस स्टडी एक व्यक्तित्व को दर्शाती है कि बने नहीं है, लेकिन बनने से पहले उन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं कि आपको कुछ नॉलेज है, आप अवेयर हैं अबाउट द चाइल्ड लेबर का जो सिनारियो, उससे आप अवेयर हैं इंडिया के अंदर। फिर वेरियस एक्ट है, उनको आप लिखेंगे वहाँ पर कि इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजंस है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये आर्टिकल नंबर 24 ये पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीएस के पेपर नंबर 4, 2 केस स्टडी, लगभग 65 मार्क्स, ठीक है।
और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो आर्टिकल 24 समझ में आ गया? ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के खतरनाक कारखानों में काम करने पर रोक है, लेकिन अगर वो काम करने की फील्ड खतरनाक नहीं है तो बच्चों को अलाउ है। कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सब देखिए अपन ने। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है क्या? है कोई क्वेश्चन? नहीं है? चलिए, ओके। वैसे हम मुझे लगता है मेरे सामने कोई दायित्व पे काम कर रहा है, मैं उस पर डायरेक्ट एक्शन ले सकता हूँ, मुझे पहले कंप्लेंट करना पड़ेगा? आप डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं अगर वो आपके फील्ड में है। आप जिस जिले के, उसी जिले का वो इंसिडेंट है। मान लीजिए आप भोपाल में हैं पोस्टेड और आप गए हैं होशंगाबाद या इंदौर या फिर कोई दूसरे स्टेट ही चले गए, तो वहाँ आपकी पावर तो काम नहीं करेगी। आपकी पावर तो कहाँ काम करेगी? उस ज़िले में काम करेगी। आप चूँकि आप किसी दूसरे ज़िले में हैं, तो आप एक्शन क्या लेंगे कि आप उस ज़िले के जो डीएम है या जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर काम करने के लिए, उनको आप इन्फॉर्म करेंगे और उनको सहयोग करेंगे। क्योंकि आप डीएम है, इसलिए आपका कहना या आपकी कही गई बात का थोड़ा वजनदारी कंपेरेटिव आम इंसान से क्या होगी? ज़्यादा होगी, और उस केस को थोड़ा सीरियसली ले लिया जाएगा। ठीक है? तो आप जो भी काम कर सकते हैं वो सिर्फ काम कर सकते हैं आपके ज़िले में, आपके दायरे में। उससे बाहर का काम वो लोग करेंगे जो उसके लिए अथॉरिटी है, जिनके पास। इवन आप ही के ज़िले में है, आपने कुछ ऐसा कंडक्ट देखा जो कि आपके अधिकार क्षेत्र से तो बाहर है, आप उस फील्ड, वो फील्ड आपकी नहीं है, वो फील्ड किसी और की है, तो भी आप खुद नहीं करेंगे। आप किनको इन्फॉर्म करेंगे? जिसकी वो फील्ड, आप सिर्फ अपने फील्ड में काम कर सकते हैं। कहाँ काम कर सकते हैं? सबके काम बैठे हुए, ठीक है? चलो, और कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, ओके। तो कुछ भी बनने के बाद ऐसा नहीं कि हम सब कुछ ही काम कर सकते हैं, ठीक है? इवन प्रधानमंत्री का भी अपना एक दायरा है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, वो सब अपने काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी सेम वही है कि आप किसी दूसरे ज़िले में जाते हैं, वहाँ पे ये सब है, तो फिर वहाँ की जो अथॉरिटी आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, ना कि आप खुद ही क्या करने लगेंगे? एक्शन लेंगे, ठीक है? ये नहीं कर सकते। अभी कोविड के ड्यूरिंग आपने देखा ही होगा, है ना? छत्तीसगढ़ के भी एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने किसी बच्चे का मोबाइल छीन लिया, उसको मार दिया था, एक थप्पड़, है ना? कितना बड़ा मुद्दा बन गया था, हटा ही दिया उनको वहाँ से, ठीक है? उसके अलावा ऐसे बहुत सारी जगह का, एक आसाम का था, मैरिज का वीडियो जग जाहिर हो गया, वायरल हो गया, देखा होगा आपने भी, देखा था या नहीं देखा? ठीक है? तो वहाँ पे भी क्या हुआ? सेम कंडीशन रही। आखिर में अगर कुछ ऐसा मतलब कि मामला बढ़ जाता है तो माफ़ी आपको ही मांगनी, भले आप कितने भी बड़े पद पर, क्या करनी पड़ेगी? ठीक है? इसलिए ऐसा कुछ काम करो ही मत, ठीक है? जिससे अपनी फजीयत हो, क्या हो, हमें ऐसा, इसलिए आपको सिखाया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। एथिक्स पढ़ते हो तो क्या सिखाते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? इसको बोलते हैं इमोशनल, मतलब कि इमोशनल को क्या बोलेंगे हिंदी में? भावात्मक बौद्धिकता, ठीक है? भावनात्मक बौद्धिकता, कि हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इमोशंस तो हो रहे, कोई व्यक्ति है, आप इतने दिनों से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मास्क लगाइए, सुबह सुबह किसी से लड़ भिड़ के आप पहुंच गए, 2-4 लोग बिना मास्क के दिख गए आपको, मन तो कर रहा है इतना थप्पड़ मारो कि यही पापड़ बना दो इनका, लेकिन क्या करना पड़ेगा? अपने इमोशंस पर उनको बुलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। 2-4 बातें आप थोड़े से हार्शली बोल सकते हैं, लेकिन जो अपना मन कर रहा है वो कर सकते हैं क्या? पर क्या देखना पड़ेगा? इमोशंस को आपको मैनेज करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? वो लोग नहीं कर पाए, इसलिए देखना उनकी पूरी दुनिया बदनामी हुई या नहीं हुई। इतने बड़े कलेक्टर की पद पर थे, उसके बाद भी हर जगह उनको क्या झेलना पड़ा, जबकि वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं थे, लेकिन चूंकि एक आम व्यक्ति वैसा करता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति से ये आचरण की उम्मीद नहीं। फिर उनमें और आप में फ़र्क ही क्या रह गया? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मना है फिर भी ज़्यादा लोग शादी करवा रहे हैं, है ना, 50 लोगों की परमिशन है और 100 लोग इकट्ठे हो गए, तो ऐसा नहीं कि दूल्हे को पकड़ के डंडे मारने लगे आप। पंडित को भी 2-4 रख दिया आपने कि आ कैसे गए मंत्र पढ़ने। ठीक है, उसको भी आप कैसे मैनेज करेंगे? इमोशंस के साथ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, ठीक है, या जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ समझने की थोड़ी जरूरत है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 जितना यहाँ इम्पोर्टेंट है उतना जीएस पेपर नंबर 4 कहीं लिख लो, केस स्टडी में भी ये काम आएगा। ठीक है, आज पुराने पेपर देख लेना थोड़े से एथिक्स का, उसमें 1-2-3 केस स्टडी आपको इससे मिल ही जाएंगी। ठीक है, होमवर्क लिख लो कि कौन सा पेपर देखना है, जीएस पेपर नंबर 4। इंटरनेट यूज़ करते हो? ठीक है, एमपीपीएससी की वेबसाइट खोली है? आज तक नहीं खोली? यूपीएससी की भी वेबसाइट है, एमपीपीएससी की भी है। खोलोगे ना तो सब कुछ एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, होम पेज उसके नीचे लिखा हुआ है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। यूपीएससी का भी खोलोगे ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसको क्लिक करना, उसमें जीएस 1 2 3 4 नंबर का आएगा, उसको क्लिक करोगे, सबसे लास्ट में चल जाना। केस स्टडी का क्वेश्चन सबसे अंतिम क्वेश्चन है। 2 केस स्टडी मिलेंगी, है ना, वैसे तो 4 होंगी, 2 करना होगा आपको। ठीक है, या 2 अगर होंगे तो उसमें ऑप्शन होंगे कौन कौन से क्वेश्चन करने। उसमें चाइल्ड वाली जो केस स्टडी होगी ना उसको 1-2 बार पढ़ लेना, फिर देखना आपके मन में क्या विचार आते हैं, क्या करोगे आप। ठीक है, और फिर लिखने के उसको लिख लेना और लिखने के बाद खुद पढ़ना। अगर खुद को हंसी नहीं आए समझ लेना कि थोड़ा थोड़ा सही लिखा है। ठीक है, खुद ही को हंसी आने लगे अपने ऊपर, समझ लेना कि कुछ ना कुछ क्या है, फिर सोचना कि और क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लोगे तो आपका ये आर्टिकल बड़ा काम का है, वहाँ आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 24 अब कभी नहीं भूलेंगे। आर्टिकल 24 इस बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी आया है। ठीक है, वहाँ पे अगर खतरनाक वर्ड यूज़ नहीं होता तो हम क्या लगाते कि युक्त निर्बंधन है, कुछ कंडीशन में 14 साल से कम बच्चे भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा था खतरनाक, और खतरनाक में पूर्ण निषेध, वहाँ पे किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब लिखेंगे लॉ दैट वर पास्ड इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 24। अनुच्छेद 24 से संबंधित अधिनियम, लॉ दैट वर पास्ड इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 24 इन इंडिया। मतलब आर्टिकल 24 से रिलेटेड कौन कौन से लॉ या एक्ट है इंडिया में। सबसे पहला द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्री अधिनियम 1948, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्री अधिनियम 1948। ठीक है, ये इंडिया स्वतंत्र भारत में पास किया गया पहले ही अधिनियम था काम करने से रिलेटेड। इसी एक्ट में 14 साल एज सेट की थी। कितनी एज सेट की थी कि काम करने की 14 वर्ष से ऊपर के लोग काम कर सकते हैं, उससे नीचे के लोग नहीं। ठीक है, तो चाहो तो लिख लीजिएगा। द एक्ट सेट अ मिनिमम एज ऑफ 14 ईयर। इस अधिनियम में कार्य करने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। द एक्ट सेट अ मिनिमम एज ऑफ 14 ईयर्स, कार्य करने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इन 1954 द एक्ट वॉज अमेंडेड, 1954 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। 1954 द एक्ट वॉज अमेंडेड,
1954 में अधिनियम में संशोधन किया गया। टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 17, टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 17 could not be employed at night, could not be employed at night, जिसमें प्रावधान किया गया कि 17 वर्ष से कम आयु के बच्चे रात्रि में कार्य नहीं करेंगे। Below the age of 17 could not be employed at night, कम आयु के बच्चे रात्रि में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, कई ऐसी कंपनी है जहाँ पे डे और नाइट काम होता है, शिफ्ट चलती रहती है, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट। तो अगर वो एम्प्लॉयड है तो नाइट शिफ्ट में वो वर्क नहीं करेंगे, तो 17 साल से कम के डे में कर सकते हैं बट कब नहीं करेंगे। ये 54 में अमेंडमेंट हुआ फैक्ट्री एक्ट में। ठीक है, दूसरा है द माइंस एक्ट ऑफ 1952, खान अधिनियम 1952 या खदान अधिनियम 1952। द माइंस एक्ट 1952 लिखेंगे, इसमें क्या हुआ। दिस एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल अंडर, दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल अंडर द एज ऑफ 18 इन माइंस। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का खदानों में काम करने का प्रतिषेध किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का खदानों में काम करने का प्रतिषेध या निषेध या मना किया गया है। माइन एक्ट कब आया? 1952। नेक्स्ट है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। बाल मजदूरी निषेध और नियमन अधिनियम, बाल मजदूरी निषेध और नियमन अधिनियम 1986। लिखेंगे दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन 13 occupations, 13 occupations। इस अधिनियम ने 13 व्यवसायों में बच्चों के कार्य करने पर निषेध किया, बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो 13 वो फील्ड डिसाइडेड है, कौन कौन से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक अंदाज़ा है कि जहाँ पे डेंजरस वर्क होता है उन पर स्ट्रिक्टली रोक है कि यहाँ बच्चे काम नहीं करेंगे, पूर्ण निषेध है, ऐसा बोल सकते हैं। चाइल्ड नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। बाल मजदूरी निषेध और नियमन संशोधन अधिनियम 2016। बाल मजदूरी निषेध और नियमन संशोधन अधिनियम 2016। The act completely prohibits the employment of children below 14 years of age
14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। The act completely forbid the employment of children below 14 years of age। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। This act allows children to employed in certain family occupation। This act allow children to be employed in certain family occupations and also as artist। इस अधिनियम में कुछ घरेलू कार्यों और कला के क्षेत्र में बच्चों के रोजगार की अनुमति है। कला के क्षेत्र में बच्चों के रोजगार की अनुमति है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे है ना, जिनको खुद ही नहीं पता वो टीवी पे आते हैं। कोई जॉनसन बेबी का हेड करता है ना, ज़्यादा छोटे बच्चे करते हैं इस तरह के बेबी प्रोडक्ट्स का ऐड। फिर सीरियल्स वगैरह आते हैं, है ना। सीरियल्स में छोटे से ही बड़ा होता है ना, तो उसकी पूरी स्टोरी बचपन से कुछ छोटा बच्चे का रोल भी होता है। फिल्मों में होता है। तो ये आर्टिस्ट है। कौन सी फील्ड है? आर्टिस्ट। उधर पैसे तो कमाते हैं वो बच्चे भी, मतलब माँ बाप कमाते हैं बच्चों के, लेकिन इसको क्या नहीं माना गया है? इसको लेबर नहीं माना गया। ये उसके स्किल्स हैं जो बचपन से ही वो दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो फिल्मों पे और यहाँ पे जो बच्चे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो सेट पर उनके मम्मी पापा में से कोई एक उनके साथ रहना क्या होता है? कंपलसरी होता है। ठीक है, तो उसके रूल्स रेगुलेशंस अलग है। ठीक है, कोई बच्चा है अभी, जैसे कितने सारे स्पोर्ट्स की फील्ड में आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे है ना, अंडर 18 भी टीम रहती हैं, अंडर 15 भी टीम रहती हैं। ठीक है, तो इवन जो बहुत ही बेसिक लेवल से सीखने भी जाते हैं और वेरियस जो टूर्नामेंट्स हैं वो प्ले भी करते हैं बच्चे, है ना, तो वो भी इसमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आएगा कि उनको ये काम नहीं कराना है। ठीक है, ऑफ कोर्स लर्निंग स्टडी, ये तो आपको जो बच्चा अभी तो 3 साल या 2 साल का होते ही और उसको ए फॉर एप्पल सिखाने लगता है। जैसे मुंह खोला नहीं कि समझ गो कि अब इसकी आज से पढ़ाई शुरू होगी, बोलना सीख गया ये, या समझना सीखा तब भी पढ़ाने लगते हैं घर वाले। तो वो सब वो क्या है, आप वो उसका खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। तो आर्टिस्ट की फील्ड में जो तमाम तरह के पिक्चर और यहाँ पे काम करते हैं, कुछ पेंटर होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे इतने गजब के पेंटर हैं, बड़े बड़े इवेंट में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब किसके अंदर काउंट नहीं होगा? लेबर के अंदर काउंट नहीं होगा। क्लियर हो गया ये चीज़? तो 2014 में रिसेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, डोमेस्टिक वर्क जैसा कि बोला, यहाँ पे बच्चों को काम करने की परमिशन है। डोमेस्टिक में, घरेलू कामों में, हैजार्डस वर्क में नहीं। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जो अनुच्छेद 24 है उसके विकास के लिए संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों पर टिप्पणी लिखे, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर ये आ गया, तो उसमें आप ये सारे पॉइंट क्या कर सकते हो कि पार्लियामेंट ने अब तक कौन कौन सा एक्ट बनाए हैं और उनके बेसिक एक एक लाइन के प्रोविज़न। पूरा एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, ना हमें पढ़ना है, लेकिन आप एक की एग्जैक्टली उधर हुआ क्या था ये आप बस बता सको। क्लियर हो गया यहाँ तक चीज़ें? ओके, अब एक होमवर्क लिख लीजिए। एक स्कीम है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, राष्ट्रीय बाल श्रम प्रोजेक्ट योजना। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है या ये योजना है। ये होमवर्क है, इसको पढ़ लेना।